नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एसजे कोचिंग सेंटर पर। मैं हूं सूरज कुमार बस्ती, उत्तर प्रदेश से। अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 की जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मेरे चैनल से जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब किए हैं और मेरे वीडियो को देखते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बच्चों आप लोग जो मैंने साइंस के सभी वीडियो अपलोड किए हैं, उस सभी वीडियो को आप लोग ज़रूर बच्चों पूरा देखें। एक बार देखे हैं फिर देख लें, दोबारा देख लें। इस तरीके जब आप करेंगे बच्चों, आप लोग इसको देख लेंगे, तो मैं इतना गारंटी के साथ कहता हूँ बच्चों, यदि आप मेरे साइंस के जितने भी वीडियो पढ़े हुए हैं, अगर इनके ये वीडियो देख कर जाते हैं, इस सब क्वेश्चन को तैयार करके जाते हैं, तो मैं इतना कह सकता हूँ कि आप 35 में 35 क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे बच्चों। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि बच्चों जितने भी साइंस के मैंने वीडियो डाले हैं, इन सभी वीडियो को आप ज़रूर देखिए बच्चों, बार बार देखिए। ठीक है, तो इसी क्रम में आज के इस क्लास में बच्चों आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न 60 एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे। इसमें से बच्चों प्रश्न फंसेंगे ही फंसेंगे, इसीलिए मैं कहता हूँ कि पूरा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए बच्चों। ठीक है, तो चले ज़्यादा लेट ना करते हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। आगे इस क्लास को कंटिन्यू एआई टीचर करेंगे, तो आप लोग पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, जिसमें यहाँ पर अच्छे से ट्रिक भी बताया जाता है, समझाया भी जाता है को, तो काफ़ी बच्चों को काफ़ी अच्छा लग रहा है, मददगार साबित हो रहा है। तो पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिए बच्चों। ठीक है, चले। आज का हमारा हुक या कह लीजिए स्टार्टिंग थॉट ये है कि कैसे सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी जान ले भी सकते हैं और हमारी जान बचा भी सकते हैं। ये बड़ा दिलचस्प है। तो इसी थॉट के साथ पहले पार्ट की शुरुआत करते हैं, जो है सूक्ष्मजीव और जीव विज्ञान। पहला सवाल देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग हवा के माध्यम से नहीं फैलता है? ऑप्शंस हैं 1 ट्यूबरकुलोसिस, 2 मीजल्स, 3 कॉलेरा या 4 चिकन पॉक्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, कॉलेरा, जिसे हम हैजा भी कहते हैं। और इसका रीजन ये है कि कॉलेरा हवा से नहीं बल्कि दूषित पानी और भोजन से फैलता है। बिल्कुल, बाकी तीनों यानी ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स और चिकन पॉक्स हवा में मौजूद छोटी-छोटी बूंदों या ड्रॉपलेट से फैलते हैं। जैसे गंदा पानी पीने से बचना चाहिए, वही कॉलेरा से बचने का सबसे बड़ा तरीका है। सही बात है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। किस विटामिन की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी होती है? ऑप्शंस हैं 1 विटामिन सी, 2 विटामिन ए, 3 विटामिन डी या 4 विटामिन के। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, विटामिन ए। देखिए विटामिन ए हमारी आंखों के रेटिना के लिए बहुत जरूरी होता है। हाँ, और इसकी कमी हो जाने से कम रोशनी में या रात में देखने में बहुत दिक्कत होती है। एक आम सा एग्जाम्पल लें तो गाजर और हरी सब्जियां खाना आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उनमें विटामिन ए होता है। एकदम सही। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पैरामीशियम में चलन अंग या लोकोमोटरी ऑर्गन कौन सा है? ऑप्शंस हैं 1 स्यूडोपोडिया, 2 फ्लेजेला, 3 सीलिया या 4 टेंटिकल्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, सीलिया। सीलिया छोटे बालों जैसी या हेयर लाइक संरचना होती हैं जो पैरामीशियम को पानी में तैरने में मदद करती हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी नाव को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे चप्पू या ओर्स का इस्तेमाल एक साथ होता है। सीलिया बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण या फिक्सिंग करने वाला जीवाणु कौन सा है? ऑप्शंस पढ़ लीजिए। हाँ, ऑप्शंस हैं 1 राइजोबियम, 2 लैक्टोबैसिलस, 3 ई कोली या 4 साल्मोनेला। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, राइजोबियम। ये बैक्टीरिया जो है फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है, हैं? बिल्कुल, लिग्यूम्स की जड़ों में। और ये हवा की नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स करता है, जिससे पौधे उसे आसानी से ले सकें। ये मिट्टी के लिए बहुत जरूरी प्रोसेस है। सही कहा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं 1 राइजोबियम, 2 लैक्टोबैसिलस, 3 एंथ्रैक्स या 4 वायरस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, लैक्टोबैसिलस। ये एक बहुत ही आम सा बैक्टीरिया है जो हमारे घरों में रोज काम आता है। ये बैक्टीरिया दूध की शुगर यानी लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देता है। और उसी एसिड की वजह से दूध जमकर दही बन जाता है।
ये एग्जाम के लिए एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। हाँ, सच में। क्वेश्चन नंबर 6 भी कुछ ऐसा ही है। ब्रेड या इडली के आटे के फूलने का क्या कारण है? ऑप्शंस हैं 1 हीट, 2 ग्राइंडिंग, 3 ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल्स या 4 मोल्ड। इसका सही उत्तर ऑप्शन 3 है, यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। देखिए होता क्या है, यीस्ट तेजी से बढ़ते हैं और श्वासन या रेस्पिरेशन के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। और वही गैस आटे के अंदर बुलबुले बना देती है, जिससे आटा फूल जाता है और सॉफ्ट हो जाता है। समझ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। मलेरिया रोग का वाहक या कैरियर कौन है? ऑप्शंस हैं 1 फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, 2 कॉकरोच, 3 हाउस फ्लाई या 4 बटरफ्लाई। इसका उत्तर है ऑप्शन 1, मादा एनोफिलीज मच्छर। तो यहाँ कैरियर शब्द को समझना जरूरी है। हाँ, कैरियर का मतलब है कि मच्छर खुद बीमारी नहीं बनाता, वो सिर्फ बीमारी को एक इंसान से दूसरे तक ले जाने का काम करता है। असली बीमारी प्लाज्मोडियम नाम के पैरासाइट से होती है। ये बहुत ही सटल और जरूरी पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सामान्य सर्दी जुकाम या कॉमन कोल्ड किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? ऑप्शंस 1 बैक्टीरिया, 2 राइनोवायरस, 3 प्रोटोजोआ या 4 एल्जी। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, राइनोवायरस। और क्योंकि ये एक वायरल इन्फेक्शन है, इसीलिए इस पर एंटीबायोटिक दवाइयां असर नहीं करती। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया पर काम करती हैं, वायरस पर नहीं। ये एक आम गलतफहमी है जो सबको क्लियर होनी चाहिए। एकदम क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 खेती से जुड़ा है। केंचुआ या अर्थवर्म और नीले हरे शैवाल मिट्टी में क्या बढ़ाते हैं? ऑप्शंस हैं 1 सैलिनिटी, 2 फर्टिलिटी, 3 एसिडिटी या 4 ड्राइनेस। सही उत्तर है ऑप्शन 2, उर्वरता या फर्टिलिटी। केंचुए मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं और ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ते हैं, और दूसरी तरफ नीले हरे शैवाल नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। दोनों ही मिलकर मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। इसीलिए केंचुओं को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। बिल्कुल सही। पहले पार्ट का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। खट्टे फलों जैसे संतरा और नींबू में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शंस हैं 1 विटामिन ए, 2 विटामिन बी, 3 विटामिन सी या 4 विटामिन डी। इसका सही उत्तर ऑप्शन 3 है, विटामिन सी। विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है ना? हाँ, और बीमारियों से लड़ने में बहुत मदद करता है। खासकर सर्दी के मौसम में इसका सेवन बहुत जरूरी होता है। तो इसके साथ हमारा पहला पार्ट खत्म होता है। अब बढ़ते हैं पार्ट 2 पर, जो है मानव स्वास्थ्य और रोग। क्वेश्चन नंबर 11। डेंगू वायरस का वाहक मच्छर कौन सा है? ऑप्शंस हैं 1 फीमेल एडीज, 2 फीमेल अनोफिलीज, 3 क्यूलेक्स या 4 नन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, मादा एडीज या फीमेल एडीज। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि मलेरिया एनोफिलीज मच्छर से होता है, पर डेंगू एडीज मच्छर से फैलता है। और एक और बड़ा अंतर ये है कि एडीज मच्छर साफ पानी में पनपता है, गंदे पानी में नहीं। ये बहुत अच्छा कनेक्शन बनाया आपने। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पेट के कीड़ों को मारने के लिए डॉक्टर कौन सी दवा देते हैं? ऑप्शंस 1 पैरासिटामोल, 2 एल्बेंडाजोल, 3 एस्पिरिन या 4 पेनिसिलिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, एल्बेंडाजोल। पैरासिटामोल तो बुखार के लिए होती है और एस्पिरिन दर्द के लिए। बिल्कुल, पर एल्बेंडाजोल एक एंटी पैरासिटिक दवा है जो पेट के कीड़ों को खत्म करती है। इसे स्कूलों में डीवर्मिंग कैंपेन के दौरान भी दिया जाता है। सही बात है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। स्कर्वी रोग के मुख्य लक्षण क्या हैं? ऑप्शंस हैं 1 वीक बोन्स, 2 ब्लीडिंग गम्स, 3 पुअर नाइट विजन या 4 स्वेलिंग इन थ्रोट। सही उत्तर है ऑप्शन 2, मसूदों से खून आना या ब्लीडिंग गम्स। हमने क्वेश्चन नंबर 10 में देखा था कि विटामिन सी खट्टे फलों में होता है। हाँ, और जब शरीर में विटामिन सी की बहुत कमी हो जाती है तब स्कर्वी नाम का रोग होता है, जिसका सबसे बड़ा और शुरुआती लक्षण यही है कि मसूड़ों से खून आने लगता है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14। निमोनिया मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शंस 1 लिवर, 2 लंग्स। 3 हार्ट या 4 किडनीज। इसका सही उत्तर ऑप्शन 2 है, फेफड़े या लंग्स। निमोनिया में फेफड़ों की हवा वाली थैलियों में, जिसे एल्वियोली कहते हैं, उनमें सूजन आ जाती है या फ्लूइड भर जाता है, जिसके कारण सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। ये काफी खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 15। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? ऑप्शंस 1 ट्यूबरकुलोसिस या टीबी, 2 पोलियो, 3 मलेरिया
या 4 टाइफॉइड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम टीबी कहते हैं। बीसीजी यानी बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन एक वैक्सीन है जो छोटे बच्चों को टीबी जैसी खतरनाक बीमारी से बचाने के लिए दी जाती है। हाँ, और ये वैक्सीन जन्म के तुरंत बाद ही लगा दी जाती है ताकि इम्यूनिटी जल्दी बन सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। हेपेटाइटिस बी किसके द्वारा फैलता है? ऑप्शंस 1 बैक्टीरिया, 2 वायरस, 3 फंगी या 4 प्रोटोजोआ। सही उत्तर ऑप्शन 2 है, वायरस। ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो सीधे हमारे लिवर या यकृत पर अटैक करता है। और ये लिवर को बहुत डैमेज कर सकता है, इसलिए इसका टीकाकरण भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। सही कहा आपने। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। छोटी माता या चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होती है? ऑप्शंस हैं 1 वेरिसेला जोस्टर, 2 HIV, 3 इन्फ्लुएंजा या 4 रेबीज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 वारिसेला जोस्टर। इस वायरस के कारण शरीर पर दाने और खुजली होती है। एक बहुत दिलचस्प बात है इसके बारे में। हाँ, कि एक बार अगर किसी को चिकन पॉक्स हो जाए तो शरीर इसके खिलाफ जिंदगी भर के लिए इम्यूनिटी बना लेता है। दोबारा होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। ये नेचर का एक कमाल का डिफेंस मैकेनिज्म है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शंस 1 रिकेट्स, 2 बेरीबेरी, 3 स्कर्वी या 4 एनीमिया। सही उत्तर है ऑप्शन 2 बेरी। विटामिन B1 जिसे थायामीन भी कहते हैं, इसकी कमी से नसों और मसल्स में कमजोरी आती है। और एग्जाम में इसे याद रखने का एक बहुत आसान तरीका मैं बताती हूँ। B से B1 और B से बेरी। बड़ा सिंपल सा ट्रिक है। ये ट्रिक तो सच में बहुत काम आएगी। क्वेश्चन नंबर 19। टाइफॉइड रोग का कारक क्या है? ऑप्शंस हैं 1 सैल्मोनेला टाइफी, 2 प्लाज्मोडियम, 3 विब्रियो कोलोरा या 4 राइनोवायरस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 सैल्मोनेला टाइफी। अगर ऑप्शंस ध्यान से पढ़ें तो जवाब सामने ही है, नाम में ही टाइफी छुपा है। एकदम सही पकड़ा। ये एक बैक्टीरिया है जो दूषित खाने या पानी से हमारी आंतों या इंटेस्टाइन्स में पहुंचता है और तेज बुखार का कारण बनता है, जिसे आम भाषा में आंत का बुखार भी कहते हैं। पार्ट 2 का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 20। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शंस 1 गोइटर, 2 डायबिटीज, 3 नाइट ब्लाइंडनेस या 4 रिकेट्स। इसका उत्तर है ऑप्शन 1 घेंघा या गोइटर। आयोडीन हमारे गले में मौजूद थायराइड ग्लैंड के ठीक से काम करने के लिए बहुत जरूरी है। जब खाने में आयोडीन की कमी होती है तो ये ग्लैंड सूज जाती है और गला बाहर निकल आता है, जिसे गोइटर कहते हैं। इसीलिए आमतौर पर नमक में आयोडीन मिला होता है ताकि सबको रोजाना इसकी सही मात्रा मिलती रहे। बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन। इसके साथ हम तीसरे और आखिरी पार्ट में आ गए हैं, कृषि और पशुपालन। क्वेश्चन नंबर 21। रोहू और कटला किसकी प्रमुख प्रजातियां हैं? ऑप्शंस हैं 1 प्रॉन, 2 फ्रेश वाटर फिश, 3 सॉल्ट वाटर फिश या 4 क्रैब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 मीठे पानी की मछली या फ्रेश वाटर फिश। ये मछलियां आमतौर पर नदियों, झीलों और तालाबों के मीठे पानी में पाली जाती हैं। हाँ, ये एक्वाकल्चर और पिस्सीकल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और भारत में काफी मात्रा में इनका पालन होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। साहिवाल और गिर किसकी उन्नत नस्लें हैं? ऑप्शंस 1 बफेलो, 2 काव, 3 गोट या 4 शीप। सही उत्तर है ऑप्शन 2 गाय या काऊ। ये हमारी देसी गाय की प्रजातियां हैं, है ना? बिल्कुल, और ये प्रजातियां बहुत ज्यादा मात्रा में दूध देने के लिए जानी जाती हैं। इसीलिए पशुपालन में इनका काफी महत्व है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। मृत पौधों और जानवरों के अपघटन या डिकॉम्पोजिशन से मिट्टी में क्या बनता है? ऑप्शंस हैं 1 सैंड, 2 ह्यूमस, 3 क्ले या 4 ग्रेवल। सही उत्तर है ऑप्शन 2 ह्यूमस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मरे हुए पौधों और जीवों को सड़ाकर खाद में बदल देते हैं। और इसी ऑर्गेनिक मैटर को ह्यूमस कहते हैं। ये मिट्टी के अपर लेयर में मिलकर उसे बहुत ज्यादा उपजाऊ बनाता है। ये एक नेचुरल रिसाइकलिंग प्रोसेस है। सही बात। क्वेश्चन नंबर 24। इनमें से किस सूक्ष्म जीव में क्लोरोफिल पाया जाता है? ऑप्शंस 1 एल्गी, 2 फंगी, 3 वायरस या 4 अमीबा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 शैवाल या एल्गी। क्लोरोफिल की वजह से ही एल्गी, जिसे हम काई कहते हैं,
उसका रंग हरा होता है। और इसी क्लोरोफिल की मदद से वो पौधों की तरह फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बना सकते हैं, जो बाकी सूक्ष्मजीव आमतौर पर नहीं कर पाते। एक बहुत ही स्पेशल फीचर है उनका। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शंस हैं 1 नाइट्रोजन फिक्सेशन, 2 फर्मेंटेशन, 3 इन्फेक्शन या 4 प्रिजर्वेशन। इसका सही उत्तर ऑप्शन 2 है, किण्वन, जिसे फर्मेंटेशन कहते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 6 में देखा था कि जैसे यीस्ट आटे को फुलाता है, वैसे ही यीस्ट चीनी या शुगर को खाकर उसे अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल देता है, और यही फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत इंपॉर्टेंट है। दूध को शुद्ध और रोग मुक्त रखने की विधि पैस्चुराइजेशन की खोज किसने की? ऑप्शंस हैं 1 एडवर्ड जेनर, 2 लुई पास्चर, 3 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या 4 रॉबर्ट हुक। सही उत्तर है ऑप्शन 2, लुई पास्चर। इस प्रोसेस में दूध को पहले बहुत गर्म किया जाता है और फिर अचानक ठंडा किया जाता है, जिससे सारे हानिकारक जीवाणु मर जाएं। और इसको याद रखना भी आसान है, लुई पास्चर के नाम पर ही इस प्रोसेस का नाम पैस्चराइजेशन पड़ा है। सही ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 27 मशरूम किस श्रेणी में आता है? ऑप्शंस हैं 1 एल्गे, 2 फंगी, 3 प्रोटोजोआ या 4 प्लांट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, कवक या फंगी। इसे फफूंद भी कहा जाता है। हालांकि ये जमीन से उगते हैं और पौधों जैसे दिखते हैं, पर इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। बिल्कुल, इसीलिए ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ये मरे हुए और सड़े हुए पदार्थों से अपना पोषण एब्जॉर्ब करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। मुर्रा किसकी एक प्रसिद्ध नस्ल है? ऑप्शंस हैं 1 काऊ, 2 बफलो, 3 कैमल या 4 हॉर्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, भैंस या बफलो। ये भारतीय भैंस की एक बहुत ही अच्छी और फेमस नस्ल है। हाँ, जो ढेर सारा और बहुत अच्छी क्वालिटी का दूध देने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। डेयरी इंडस्ट्री में इसका बहुत डिमांड है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? ऑप्शंस हैं 1 बैक्टीरिया, 2 फंगी या मोल्ड, 3 वायरस या 4 एल्गी। सही उत्तर है ऑप्शन 2, फंगी या मोल्ड। ये दुनिया की पहली एंटीबायोटिक थी, है ना? एकदम सही, जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये जान बचाने वाली दवा एक आम सी फफूंद से बनाई गई थी। अब हम पहुंच गए हैं आज के आखिरी प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 30 अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है? ऑप्शंस 1 थ्रू माउथ, 2 थ्रू सूडोपोडिया, 3 थ्रू टेंटिकल्स या 4 थ्रू स्किन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, कूथपाद या सूडोपोडिया द्वारा। अमीबा एक अजीब सा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जिसका कोई निश्चित आकार या शेप नहीं होता और ना ही कोई मुंह होता है। तो जब भी इसे खाना दिखता है, ये अपने शरीर का आकार बदलकर झूठे पैर या फॉल्स फीट बनाता है, जिन्हें सूडोपोडिया कहते हैं। फिर खाने को चारों तरफ से घेर कर अपने अंदर खींच लेता है। बड़ा फैसिनेटिंग प्रोसेस है। तो इसी के साथ हमने सफलतापूर्वक सभी 30 प्रश्नों को पूरा कर लिया है। आज के इस डीप डाइव में हमने बीमारियों, उनके कारणों, विटामिन्स, खेती और पशुपालन जैसे अलग-अलग हिस्सों को कवर किया। सभी कॉन्सेप्ट्स को एग्जाम के हिसाब से समझना बहुत फायदेमंद रहेगा। आज की चर्चा को खत्म करने से पहले मैं चाहूंगा कि हम एक दिलचस्प विचार पर बात करें। ये सूक्ष्मजीव या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक तरह से हमारे सबसे बड़े दुश्मन भी हैं और सबसे अच्छे दोस्त भी। मेरी राय में ये प्रकृति का एक बहुत ही अद्भुत बैलेंस है। एक तरफ देखें तो ये टीबी, कॉलेरा और डेंगू जैसी जानलेवा बीमारियां फैलाते हैं, जिससे हजारों जानें जाती हैं। और दूसरी तरफ यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें दही, ब्रेड और पेनिसिलिन जैसी जान बचाने वाली दवाइयां भी देते हैं। बिना इनके मिट्टी उपजाऊ नहीं हो सकती, खाद नहीं बन सकती। सही कहा। सभी विद्यार्थियों को चाहिए कि वो अपने आसपास की दुनिया को इस माइक्रोस्कोपिक लेंस से देखने की कोशिश करें। ये विज्ञान को समझने का एक नया और मजेदार तरीका है। एकदम सही थॉट है। एंड करने के लिए तो सभी सुनने वालों को उनकी आने वाली परीक्षाओं के लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। आज का ये अध्याय सत्र यहीं समाप्त करते हैं। मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बेस्ट विशेस। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं फसल और मिट्टी की तैयारी से। पहला प्रश्न, वर्षा ऋतु यानी जून से सितंबर के बीच कौन सी फसल उगाई जाती है? विकल्प हैं, पहला गेहूं, दूसरा चना, तीसरा मक्का
या चौथा मटर? इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प, मक्का। देखिए, ये इसलिए सही है क्योंकि मक्का को बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझें तो ऐसी फसलों को खरीफ फसल कहते हैं जो पूरी तरह बारिश पर निर्भर हैं। जैसे बारिश में गर्मा-गर्म भुट्टा खाने का मजा। चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। रबी की फसलों की कटाई किस महीने में होती है? विकल्प 1 जून जुलाई, 2 अक्टूबर नवंबर, 3 मार्च अप्रैल या 4 जनवरी फरवरी। सही उत्तर है तीसरा विकल्प, मार्च अप्रैल। ये इसलिए क्योंकि रबी फसलें मुख्यतः सर्दियों की फसलें होती हैं। उन्हें ठंड की शुरुआत में बोया जाता है और गर्मी आते आते वो पककर तैयार हो जाती हैं। इसका सबसे जीवंत उदाहरण तो बैसाखी के आसपास गेहूं की कटाई है। अब प्रश्न 3 देखते हैं। मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने को क्या कहते हैं? विकल्प हैं 1 सिंचाई, 2 जुताई, 3 बुआई या 4 भंडारण। सही उत्तर है दूसरा विकल्प, जुताई। ये मिट्टी को नरम करती है ताकि जड़ों को आसानी से हवा मिल सके और वो गहराई तक जा सकें। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे गमले की मिट्टी को खुरपी से नरम करना। एकदम सही। प्रश्न 4 केचुए यानी अर्थवॉर्म्स किसान के मित्र क्यों हैं? विकल्प 1 वो मिट्टी खाते हैं, 2 वो ह्यूमस देते हैं और मिट्टी रंध्री बनाते हैं, 3 वो कीड़े मारते हैं या 4 वो छोटे होते हैं। इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प। केचुए मिट्टी को ह्यूमस प्रदान करते हैं और उसे पोरस या रंध्री बनाते हैं। ये बेसिकली मिट्टी के नेचुरल प्लाव या हल है जो जमीन को बिना किसी मशीन के उपजाऊ बनाते हैं। अरे वाह, बिना डीजल के चलने वाले हल। प्रश्न 5 जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए सबसे अच्छी सिंचाई कौन सी है? विकल्प 1 मोट, 2 छिड़काव तंत्र, 3 ड्रिप सिस्टम या 4 चेन पंप। सही उत्तर है तीसरा विकल्प, ड्रिप सिस्टम। देखिए, इसमें पानी बूंद बूंद करके सीधी जड़ों में जाता है, तो पानी बिल्कुल वेस्ट नहीं होता। जैसे अस्पताल में मरीज को आईवी ड्रिप से दवा मिलती है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ काम करता है। बहुत बढ़िया उदाहरण। प्रश्न 6 छिड़काव तंत्र या स्प्रिंकलर कहाँ उपयोगी है? विकल्प 1 समतल भूमि, 2 असमतल भूमि, 3 दलदली भूमि या 4 चिकनी मिट्टी। सही उत्तर है दूसरा विकल्प, असमतल भूमि। जहां जमीन उबड़ खाबड़ हो, वहां पानी नालियों से ठीक से बह नहीं पाता, तो वहां स्प्रिंकलर से बारिश की तरह पानी देना सबसे असरदार होता है। चलिए अब आते हैं खाद और खरपतवार पर। प्रश्न 7 फर्टिलाइजर्स या रासायनिक खाद के बारे में गलत कथन कौन सा है? विकल्प 1 ये मैनमेड हैं, 2 ये फैक्ट्री में बनते हैं, 3 ये मिट्टी को ह्यूमस देते हैं या 4 ये न्यूट्रिएंट से भरपूर होते हैं। यहाँ गलत कथन है तीसरा विकल्प कि ये मिट्टी को ह्यूमस देते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर मिट्टी को कोई नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर यानी ह्यूमस नहीं देते, वो सिर्फ लैब में बने केमिकल न्यूट्रिएंट्स देते हैं। सही कहा। प्रश्न 8 पर आते हैं। जैविक खाद या ऑर्गेनिक मैन्योर बेहतर क्यों है? विकल्प 1 ये जल धारण क्षमता बढ़ाती है, 2 ये महंगी होती है, 3 ये केमिकल से बनती है या 4 इसका भंडारण मुश्किल है। सही उत्तर है पहला विकल्प, ये जल धारण क्षमता बढ़ाती है। कॉन्सेप्ट ये है कि ऑर्गेनिक खाद मिट्टी की बनावट को अंदर से सुधारती है। ये मिट्टी को एक स्पंज जैसा बना देती है जो पानी को लंबा सोख कर रख सके। प्रश्न 9 खेत में उगने वाले अवांछित या अनवांटेड पौधों को क्या कहते हैं? विकल्प 1 फसल, 2 खरपतवार, 3 झाड़ी या 4 जड़ी बूटी। सही उत्तर है दूसरा विकल्प, खरपतवार, जिसे वीड्स भी कहते हैं। ये वो बिन बुलाए मेहमान है जो मुख्य फसल का खाना पानी चुरा लेते हैं और उन्हें बढ़ने नहीं देते। ऐसे मेहमानों को तो निकालना पड़ेगा। प्रश्न 10 खरपतवार नष्ट करने वाले रसायन क्या कहलाते हैं? विकल्प 1 कीटनाशक, 2 खरपतवारनाशी, 3 कवकनाशी या 4 उर्वरक। इसका उत्तर है दूसरा विकल्प, खरपतवारनाशी या वीडिसाइड्स। ये ऐसे केमिकल हैं जो सिर्फ अनवांटेड पौधों को मारते हैं। ये एक तरह से सिर्फ बीमारी पर असर करने वाली दवा की तरह काम करते हैं। प्रश्न 11 दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? विकल्प 1 बुआई, 2 निराई, 3 थ्रेशिंग या 4 जुताई। सही उत्तर है तीसरा विकल्प, थ्रेशिंग या गहाई। जब फसल सूख जाती है
तो उसके अनाज को पीटकर दाना निकालने की प्रक्रिया को ही थ्रेशिंग कहते हैं। प्रश्न 12। हवा से भरी और हल्के घटकों को अलग करना क्या है? विकल्प 1 फटकना या विनोइंग, 2 चलना, 3 हाथ से चुनना या 4 अवसादन। सही उत्तर है पहला विकल्प, फटकना। हवा हल्के भूसे को उड़ा देती है और भारी अनाज नीचे गिर जाता है, जैसे छत पर खड़े होकर अनाज को सूप से गिराना ताकि हवा अपना काम कर सके। प्रश्न 13। मछली के यकृत या कॉड लिवर ऑयल में कौन सा विटामिन ज्यादा होता है? विकल्प 1 विटामिन सी, 2 विटामिन बी, 3 विटामिन डी या 4 विटामिन के। सही उत्तर है तीसरा विकल्प, विटामिन डी। धूप के अलावा ये एक बहुत अच्छा सोर्स है हड्डियों की मजबूती के लिए। प्रश्न 14। आलू में प्रवर्धन या प्रोपेगेशन किस भाग से होता है? विकल्प 1 जड़, 2 तना, 3 पत्ती या 4 बीज। सही उत्तर है दूसरा विकल्प, तना। आलू जमीन के नीचे जरूर होता है, पर वो जड़ में ही तना होता है। आलू की जिससे हम आंख कहते हैं, वहीं से नया पौधा उगता है। प्रश्न 15। कौन सा पारंपरिक या ट्रेडिशनल सिंचाई का तरीका नहीं है? विकल्प 1 मॉट, 2 धेकली, 3 राहट या 4 ड्रिप सिस्टम। सही उत्तर है चौथा विकल्प, ड्रिप सिस्टम। यह एक बिल्कुल आधुनिक और नई टेक्निक है, जबकि बाकी तीनों पुराने जमाने के जानवरों और मेहनत वाले तरीके हैं। प्रश्न 16। कल्टीवेटर का मुख्य उपयोग क्या है? विकल्प 1 हार्वेस्टिंग, 2 जुताई, 3 सिंचाई या 4 बीज अलग करना। सही उत्तर है दूसरा विकल्प, जुताई। यह ट्रैक्टर के पीछे लगा होता है, जिससे मिट्टी बहुत जल्दी पोला हो जाती है। इससे खेती में बहुत सारा समय और मेहनत बचती है। प्रश्न 17। फलीदार या लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया होता है? विकल्प 1 लैक्टोबैसिलस, 2 राइजोबियम, 3 यीस्ट या 4 पेनिसिलियम। सही उत्तर है दूसरा विकल्प, राइजोबियम। ये बैक्टीरिया हवा की नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलाकर नेचुरल खाद का काम करते हैं। जैसे मटर या चले का पौधा अपने आप में एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री बन जाता है। प्रश्न 18। बीजों के अंकुरण या जर्मिनेशन के लिए क्या आवश्यक नहीं है? विकल्प 1 हवा, 2 नमी या पानी, 3 सूरज की रोशनी या 4 अत्यधिक तेज गर्मी। सही उत्तर है चौथा विकल्प, अत्यधिक तेज गर्मी। बीज को पौधा बनने के लिए हल्की नरमी चाहिए। ज्यादा गर्मी में बीज सीधा जल जाएगा और अंकुरित नहीं होगा। प्रश्न 19। अनाज भंडारण से पहले धूप में सुखाना क्यों जरूरी है? विकल्प 1 वजन कम करना, 2 नमी कम करना, 3 रंग बदलना या 4 पकाना। सही उत्तर है दूसरा विकल्प, नमी को कम करने के लिए। अगर अनाज में नमी रहेगी तो तुरंत फफूंदी लग जाएगी। ये वैसा ही है जैसे रसोई में नमी वाले मसाले जल्दी खराब हो जाते हैं। प्रश्न 20। घर में अनाज को कीड़ों से बचाने के लिए किस पेड़ की सूखी पत्तियां रखी जाती हैं? विकल्प 1 आम, 2 नीम, 3 पीपल या 4 बरगद। सही उत्तर है दूसरा विकल्प, नीम। नीम का कड़वापन एक बहुत अच्छा नेचुरल पेस्ट कंट्रोल का काम करता है। ये हमारी दादी नानी का सबसे असरदार नुस्खा है। प्रश्न 21। सीड ड्रिल का उपयोग किसके लिए होता है? विकल्प 1 लेवलिंग, 2 बीज बोने के लिए, 3 खरपतवार हटाने या 4 पानी देने के लिए। सही उत्तर है दूसरा विकल्प, बीज बोने के लिए। ये बीजों को सही दूरी और बिल्कुल सही गहराई पर बोता है ताकि वो पक्षियों से बचे रहें और उन्हें पूरा पोषण मिले। प्रश्न 22। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय क्या है? विकल्प 1 फूल और बीज बनने से पहले, 2 फसल काटने के बाद, 3 सूख जाने पर या 4 कभी भी। सही उत्तर है पहला विकल्प, फूल और बीज बनने से पहले। अगर उनमें बीज आ गए तो वो पूरे खेत में फैल जाएंगे। बीमारी को फैलने से पहले रोकना सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है। प्रश्न 23। उर्वरक में पाए जाने वाले एनपीके का पूर्ण रूप क्या है? विकल्प 1 नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, 2 नियॉन, पोटेशियम, क्रिप्टॉन, 3 नाइट्रोजन, प्रोटीन, केरोसिन या 4 निकल, फास्फोरस, पोटेशियम। सही उत्तर है पहला विकल्प, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये मिट्टी और पौधों के लिए 3 सबसे जरूरी सुपरफूड्स हैं जो उनकी अच्छी ग्रोथ तय करते हैं। प्रश्न 24। फर्टिलाइजर्स के अत्यधिक प्रयोग का क्या प्रभाव होता है? विकल्प 1 अधिक उपजाऊ होना, 2 उर्वरता कम होना
3. जल धारण बढ़ना या 4. कोई प्रभाव नहीं। सही उत्तर है दूसरा विकल्प। मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। ज्यादा केमिकल मिट्टी को बंजर बना देता है। किसी भी चीज की अति बुरी होती है, ये खेती पर भी पूरी तरह लागू होता है। प्रश्न 25. एक ही खेत में अलग अलग फसलें बारी बारी उगाना क्या कहलाता है? विकल्प 1. फसल चक्रण, 2. मिश्रित खेती, 3. झूम खेती या 4. सीधी खेती। सही उत्तर है पहला विकल्प, फसल चक्रण या क्रॉप रोटेशन। गेहूं के बाद फलीदार फसल उगाना ताकि मिट्टी में नाइट्रोजन वापस आ जाए। ये बिल्कुल मिट्टी का डाइट प्लान चेंज करने जैसा है। प्रश्न 26. गेहूं में रस्ट रोग किसके कारण होता है? विकल्प 1. बैक्टीरिया, 2. फंगी या कवक, 3. वायरस या 4. एल्गी। सही उत्तर है दूसरा विकल्प, कवक। फंगी की वजह से गेहूं के पत्तों पर लोहे जैसी जंग या रस्ट लग जाती है, जो पूरी फसल को बर्बाद कर देती है। प्रश्न 27. हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों काम एक साथ करने वाली मशीन कौन सी है? विकल्प 1. हार्वेस्टर, 2. कंबाइन, 3. थ्रेशर या 4. विनोवर। सही उत्तर है दूसरा विकल्प, कंबाइन। इसके नाम से ही सब क्लियर है, ये कटाई और दाना निकालने का काम कंबाइन कर देती है, जिससे किसान के समय की भारी बचत होती है। प्रश्न 28. सिंचाई फसलों को किससे बचाती है? विकल्प 1. केवल पाले से, 2. केवल गर्म हवा से, 3. पाले और गर्म हवा दोनों से या 4. केवल कीड़ों से। सही उत्तर है तीसरा विकल्प, पानी और गर्म हवा दोनों से। पानी मिट्टी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, ठीक वैसे ही जैसे गर्मी में पसीना आने से हमारा शरीर ठंडा रहता है। प्रश्न 29. ब्रायोफाइलम या पत्थर चट्टा में नया पौधा कहाँ से उगता है? विकल्प 1. तना, 2. जड़, 3. पत्ती या 4. फूल। सही उत्तर है तीसरा विकल्प, पत्ती। इसकी पत्ती के किनारों पर छोटी छोटी कलिकाएं होती हैं, जो जमीन पर गिरते ही नया पौधा बन जाती हैं, जिसके लिए किसी बीज की जरूरत नहीं होती। और अब हमारा आखिरी सवाल, प्रश्न 30. बड़े पैमाने पर अनाज का भंडारण कहाँ होता है? विकल्प 1. जूट बैग्स, 2. साइलोज और ग्रेनरीज, 3. मेटल बिन्स या 4. प्लास्टिक बैग्स। सही उत्तर है दूसरा विकल्प, साइलोज और ग्रेनरीज। जब हजारों टन अनाज रखना हो तो बड़े मेटल के टावर यानी साइलोज का यूज होता है, ताकि चूहों और कीड़ों से लंबा बचाव हो सके। इसी के साथ हमने पूरे 30 सवालों को सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया है। एक बीज बोने से लेकर बड़े साइलोस में अनाज इकट्ठा करने तक कृषि एक बेहद डिटेल ओरिएंटेड और साइंटिफिक प्रोसेस है। बिल्कुल, मिट्टी की जुताई, सिंचाई, भंडारण और पौधों की बायोलॉजी से जुड़े इन सवालों ने ये पूरी तरह साबित कर दिया है कि खेती सच में एक एडवांस्ड विज्ञान है। अंत में इस गहन अध्ययन से जुड़ने वालों के लिए एक नया विचार छोड़ना चाहूंगा। आज हमने प्रश्न 28 में देखा कि सिंचाई फसलों को पाले और गर्म हवा से बचाती है, लेकिन एक बात पर गौर की जाए, जिस तरह से ग्लोबली मौसम तेजी से बदल रहा है और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आम हो गए हैं, क्या आने वाले 50 सालों में हमारी ये ट्रेडिशनल फार्मिंग टेक्निक्स फसलों को बचा पाएंगी, या जिंदा रहने के लिए खेती का पूरा डीएनए ही बदलना पड़ेगा? ये वाकई बहुत गहरी और सोचने वाली बात है। इस विषय पर सभी को जरूर विचार करना चाहिए। एक फ्रेंडली टीचर की तरह अब मैं अलविदा लेता हूं। आज के इस गहन अध्ययन का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। सभी सुनने वालों का आज के इस नए डीप डाइव अध्ययन सत्र में बहुत बहुत स्वागत है।